दोस्तों मार्केट क्रैश, पोर्टफोलियो लाल और न्यूज सबसे डराने वाली। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक मार्केट की क्रैश में स्टॉक्स सच में सस्ते हुए हैं या एक बड़े गिरावट की शुरुआत मात्र है। एंड इसके साथ ही साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हमारा मार्केट यानी कि निफ्टी 50 30,000 तक जा सकता है। तो डिटेल में बात करेंगे डाटा एंड लॉजिक के साथ इस वीडियो में। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एजुकेशन के पर्पज से, सो किसी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपने कोविड के दौरान में शुरू किया हो, चाहे आप भले स्टॉक मार्केट के पंडित ही क्यों ना हो, आपकी सिचुएशंस में वही होगी जो कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की सिचुएशन है, यानी कि कंफ्यूजन वाली सिचुएशन। अब हर एक दो दिन पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आते रहते हो और मार्केट उस स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट करता रहता है। ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है बाई करो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि गिरावट और बड़ी होगी, खासतौर पे वो लोग जो कि फिबोनाची लगा के बैठे हुए हैं कि लेवल्स यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे बाई करना, वहां पे बाई करना। तो सच क्या है, आइए समझते हैं अगले कुछ मिनटों में आसानी से, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में समय व्यतीत करना मार्केट में क्या होता है ये समझ में आ सके आपको स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे हमने चार्ट पे लगा दिया है निफ्टी 50 को, और निफ्टी 50 की हमने 2020 में जो गिरावट हुई है उसको ले लिया, और जो रीसेंट ऑल टाइम हाई के आसपास था। अब पिछले 3 महीने का डाटा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सितंबर 2024 में हमारा निफ्टी 50 26,200 के आसपास था। तो हमने 26,200 को ले लिया, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए 2020 के क्रैश के। अब इस पे हम वापस आएंगे थोड़े समय के बाद, लेकिन हम देखते हैं कि क्या वाकई में स्टॉक्स सस्ते हुए हैं या नहीं। तो सस्ते क्या होते हैं अगले 30-40 सेकंड में आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। तो यहाँ पे HDFC बैंक आप ध्यान दीजिए, तो इस साल में ही करीब करीब 24% के आसपास की गिरावट है उसमें। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे इस साल में करीब करीब 20% की गिरावट है। एंड यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो की अगर हम बात करें तो करीब 13% के आसपास की गिरावट है इस साल में, यानी कि जनवरी के महीने से लेकर 13% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर हम सस्ते की बात करते हैं तो सस्ते का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। तो मान लीजिए कोई स्टॉक 4,000 रुपए के आसपास है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सिंस 4,000 यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई स्टॉक मान लीजिए उस स्टॉक का नाम है XYG, सर्टेन स्टॉक 4,000 रुपए के आसपास है, और उस स्टॉक में गिरावट होते होते वो स्टॉक आ जाता है यहाँ पे 2,500 के आसपास। तो क्या ये सस्ता माना जाएगा? देखिए, जो प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो ये देखते हैं कि 100 रुपए की चीज 10 रुपए में हो चुकी है, उनके लिए ऐसे स्टॉक्स XYG जैसे स्टॉक्स सस्ते लगेंगे। लेकिन जो एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पे बैठ जाएगा हिसाब किताब करने की कितनी % की गिरावट हुई है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट वो देखेगा कि हिस्ट्री में उसका चार्ट पैटर्न कैसा रह रहा है। फिर उसके बाद वो डिसीजन करेगा कि वेदर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो सस्ते स्टॉक का मतलब आई थिंक यहाँ से अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्रैश में क्या होता है? क्रैश में क्या अच्छे क्या सस्ते, अच्छे स्टॉक्स में भी गिरावट होती है और अच्छी खासी गिरावट होती है। अब इसका मतलब क्या कि सब में अपॉर्चुनिटी होती है? ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी 50 में, उनमें HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, लार्सन एंड टुब्रो है। यहाँ पे इन सभी के वेटेज को मिला दिया जाए तो शुरू के 4-5 जो कंपनियां हैं वही 30-35% से ज़्यादा का वेटेज रख लेती हैं पूरे के पूरे निफ्टी 50 में। यानी कि जब इन स्टॉक्स में गिरावट होती है, नेगेटिव मूवमेंट होती है, तो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि NSE में या स्टॉक मार्केट में या निफ्टी 50 में 40-50% की गिरावट हो गई,
तब वहाँ पे उसका मतलब होता है कि ये जो 50 कंपनियां हैं उनमें ऑन एन एवरेज एक तरह से 50% के आसपास की गिरावट हुई है रीसेंट हाई से। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या स्टॉक्स में गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है? तो स्टॉक मार्केट में 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, कुछ एवरेज स्टॉक्स होते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं, कुछ खराब स्टॉक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फंडामेंटल्स कैसे हम एनालाइज करते हैं, उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियोस में कवर कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में गिरावट होती है। खराब स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट होती है, एवरेज स्टॉक्स में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट होती है, और जो हमारे अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें भी कंपैरेटिवली गिरावट होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें गिरावट टेम्पररी हो सकती है, गिरावट के बाद रिकवरी आ सकती है। लेकिन जो खराब कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं उनमें गिरावट परमानेंट भी रह सकती है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि आरकॉम जो है जब गिरना शुरू हुआ 2008 के बाद से तो पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे इस सवाल पे वापस आते हैं कि क्रैश के बाद क्या रिकवरी होती, क्या 30,000 पे जाएगा? तो 30,000 पे जाएगा निफ्टी। इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा पास्ट के हिस्ट्री पे, क्योंकि हम कोई बाबा तो है नहीं, हमें तो ये पता नहीं कि भाई अगले 5 मिनट बाद क्या होगा, हम 30,000 की बातें कैसे बता दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था क्रिकेट का एग्जाम्पल, कि हम मिस्टर वीके का अगर फॉर्म खराब हो जाता है तो हम उनकी क्लास ढूंढने के लिए उनका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि यार ये तो हर तीसरे चौथे मैच में हमें सेंचुरी बना के दे रहे थे, पिछले 4-5 महीने से एक ना तो सेंचुरी बनाई है ना ये 40-50 रन से ज़्यादा बना पाते हैं। तो ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो वाकई में क्लास है उस पर्टिकुलर कंपनी का या स्टॉक का या ओवरऑल स्टॉक मार्केट का। तो क्लास समझने के लिए चलते हैं पास्ट में। 1992 हर्षद मेहता स्कैम, सबको पता है, आपने वो मूवी भी देखी होगी, लेकिन सबको ये नहीं पता होगा कि मार्केट करीब करीब 55% के आसपास हाई से नीचे गया था, और 55% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है स्टॉक मार्केट में। टाइम टू बॉटम यहाँ पे करीब करीब 12 महीने के आसपास लगा था, यानी कि जब गिरावट होनी शुरू हुई तो 12 महीने तक मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 12 महीने तक निरंतर गिरावट होती रही। मार्केट 55% के आसपास गिरावट पे जाके ठहरा, वहां पे बॉटम बनाया। अब जब इसके बाद रैली हुई तो रैली कहां तक गई, 200% तक, यानी कि जब ठहराव हुआ 55% की गिरावट के बाद तो वहां से नया टॉप 200% के ऊपर बनाया, और इसमें समय कितना लगा, 2 से 3 साल का, यानी कि जो रैली हुई थी 2 से 3 साल तक हुई थी। अब इसको समझते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से। देखिए, किसी भी कंपनी में चार्ट प्राइस मान लीजिए ऐसे चलने लगा, मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपये का शेयर प्राइस था और ये गिरते गिरते पहले 100 रुपये पे आया, फिर उसके बाद गिरावट हुई, फिर यहाँ पे 50 रुपये पे आ गया। तो पहली बार जब गिरावट हुई, राइट, यहाँ पे गिरावट कितनी हुई, 50% की, राइट। दूसरी बार भी यहाँ पे 100 से 50 गया तो 50% की गिरावट हो गई। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जब गिरावट हुई 200 रुपये से 50 रुपये पे, तो करीब करीब 75% की गिरावट हुई। अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टर इस 50 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करता है और वापस 100 रुपये पे जाता है, तो उसको सीधे सीधे 100% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और यही अगर 200 पे चला जाता है तो कितने % का प्रॉफिट होगा, कमेंट में जरूर बताइए। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब मार्केट या कोई स्टॉक में गिरावट होती है तो 20-30%, 40-50% की गिरावट होती है, तो उसके बाद रिकवरी होके उसी पॉइंट पे चला जाए जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी, तो भी मार्केट रिकवरी एक बड़ी रिकवरी मानी जाती है। इसके बाद 2008 की फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस जो हुई थी, 60% के आसपास की बड़ी गिरावट थी, इसमें भी करीब करीब 12 महीने लगे थे, लेकिन उसके बाद मार्केट 300% तक की रिकवरी दिखाया था और इसमें लग गए थे 6 से 7 साल के आसपास। 2015-16 में हम सबको पता है छोटा सा करेक्शन हुआ था, लेकिन ये करेक्शन 23% के आसपास का था और इसमें 9 महीने लगे थे। उसके बाद मार्केट करीब करीब 60% की रिकवरी दिखाया, यहाँ पे करीब 1.5 से 2 साल की रैली हुई। 2020 आ गया कोविड का क्रैश। कोविड के क्रैश में करीब करीब 38% के आसपास की गिरावट हुई थी और सबसे छोटी गिरावट मात्र 2 से 3 महीने के बीच में एक पैनिक सेलिंग हुई थी, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद 120% की हमें रिकवरी देखने को मिली थी मार्केट में। ये रिकवरी जो है करीब 1 से 1.5 साल तक चली। उसके बाद हमने देखा रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़ गए,
एंड यहाँ पे 2022 में ग्लोबल स्लो डाउन भी देखने को मिल गया था, जिसकी वजह से मार्केट में करीब करीब 18% का करेक्शन देखने को मिला। 6 महीने का ड्यूरेशन था, उसके बाद 50 से 60% के आसपास मार्केट ऊपर गया था। फिर से बातें शुरू हो गई यहाँ पे ट्रम्प साहब की। अब उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो हर 2 साल 3 साल पे मार्केट करीब करीब 18 से 20% के आसपास का गिरावट दिखा रहा है, और हर 5-6 साल पे मार्केट 20-25% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं करेक्शन वाली सिचुएशन, यहाँ पे इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश वाली सिचुएशन। लेकिन आप हर बार देखिए तो हर बार जो रिकवरी होती है, रिकवरी कभी 200% की हो रही है, कभी 60-70% की हो रही है, कभी यहाँ पे 300% तक की भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जब जब मार्केट में गिरावट हुई है तब तब उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर हम ध्यान दें तो मार्केट में मान लीजिए 15% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब मार्केट रिकवर करके उस पॉइंट पे जाएगा जहां से गिरावट शुरू हुई थी, तो यहाँ पे 15% तो ऊपर नहीं जाएगा, ये सीधे सीधे 20-25% से ऊपर की मूवमेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो गिरता है, जब ये वापस जाता है तो रिकवरी एक स्ट्रांग होती है। ये हिस्टोरिकली हमने देख लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि मार्केट गिर क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपने रील्स वगैरह में बताते रहते हैं कि भाई मार्केट में कभी ट्रम्प साहब रात को नींद आती नहीं है, उनको उठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, मार्केट रिएक्ट कर जाता है। यूएस के टाइम में कुछ और कहते हैं, इंडियन टाइम में कुछ और कहते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किधर है। हालांकि मार्केट आए दिन तीसरे चौथे दिन रिकवरी करने की कोशिश करती रहती है। तो अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन नहीं है, बट लंबे समय तक चीज़ें अगर कंटिन्यू रहती हैं इस तरह की कि गैस की प्रॉब्लम है या पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनियों की कहीं ना कहीं से रेवेन्यूज डाउन होती है, क्योंकि सब कुछ टिका होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पर। और फंडामेंटल्स कहाँ से आते हैं? कंपनी के अंडरलाइंग बिजनेस से, रेवेन्यूज से, प्रॉफिट से। तो अगर 2-3 क्वार्टर तक लगातार चीज़ें स्थिर नहीं रहती और कंपनियों के रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी गिरने लगते हैं, तो ऐसे में मार्केट पर उसका असर पड़ता है और मार्केट वहाँ पे फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। बट यहाँ पे करंट सिचुएशन एक तरह से गुड सिचुएशन है। सो ना तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, ना तो यहाँ पे किसी तरह का लिक्विडिटी इशू है, ना मार्केट के फंडामेंटल्स ही खराब है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब जब पीक पे होती है तब तब मार्केट पे उसका एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो मार्केट जनरली 2-3 इंपॉर्टेंट कारणों से ही गिरती है। पहला कारण होता है कि मार्केट अपने फंडामेंटल्स की वजह से गिरती है, यानी कि अगर ओवर वैल्यूड है तो उसमें प्रेशर रहता है, गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से गिरता है, एंड मार्केट प्रॉफिट बुकिंग एंड लिक्विडिटी की वजह से गिरता है। तो मार्केट हमेशा एक लाइन में नहीं चलता, वो साइकिल में चलता है, और ये साइकिल को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर क्रैश के बाद हिस्टोरिकली हमने देख लिया कि इवेंचुअली रिकवरी आती है, और बड़ी रिकवरी आई है पहले, लेकिन टाइमिंग किसी के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे अब सवाल पे वापस आते हैं कि क्या निफ्टी 30,000 तक रिकवरी पॉसिबल है? तो अब हमने हिस्ट्री को देख लिया है, तो थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, यानी कि कंपनियों की अर्निंग्स पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, ग्लोबल मार्केट्स पे और लिक्विडिटी पे। सो अगर मार्केट को यहाँ से 30,000 तक जाना है तो यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिकवरी दिखानी पड़ेगी, और वो परसेंटेज कितनी होगी? वो परसेंटेज डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे जाके बॉटम बनाता है, या मार्केट ऑलरेडी बॉटम बना चुका है। तो ये किसी भी पर्सन को पता नहीं है, इवन मार्केट को भी नहीं पता होता है कि वो बॉटम कहाँ पे बनाएगा। एक सर्टेन इवेंट डे आता है और उस इवेंट डे पे बॉटम बन जाता है, और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि अरे बॉटम तो यहाँ पे था। तो इम्पॉर्टेंट बात, मार्केट एक्सट्रीम लेवल्स पे भी जाता है जब मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं और न्यूज खास तौर पे नेगेटिव होती है, लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट ने हमेशा रिकवरी दिखाई है और स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए, ऐसे गिरावट की सिचुएशन में स्टैगर्ड अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की,
एंड बड़ा अमाउंट लमसम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बॉटम कहाँ बनता है किसी को नहीं पता होता है। थोड़ा सा कैश बचा के रखना चाहिए एंड बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। सो ऑल इन ऑल, हर गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, लेकिन हर गिरावट खतरनाक भी नहीं होती है। समझना हमारे लिए जरूरी है कि सस्ता क्या है। और आपको क्या लगता है मार्केट हमारा 30,000 तक जाएगा? और अगर लगता है जाएगा तो टाइम लिखिएगा कि कब तक जाएगा, क्या सितंबर अक्टूबर 2026 के महीने तक जाएगा, या आपको क्या लगता है कब तक जाएगा? तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।